रेडी स्टार्ट। चुनाव जीतने के बाद सरकारें अक्सर ये भूल बैठती हैं कि उन्हें सरकार तक पहुंचाने का आधार क्या है। सवाल उठता है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हमने स्वच्छंदता और उद्दंडता भी नहीं सीखी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो शासन प्रणाली में उतनी उलझनें भी हैं। यही नहीं, कुछ हद तक सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता जैसी विभाजनकारी वैचारिक स्थितियों के लिए भी यह व्यवस्था कुछ हद तक जिम्मेदार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जाति और संप्रदाय के आधार पर जब मतों का निर्धारण होगा और उसी आधार पर चुनी हुई सरकारें बनेंगी, तो इनसे दूर जा पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई कमियां और कुछ संस्थानात्मक विकृतियां हैं, जिनका संबंध प्रायः देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकटों से जोड़ा जाता रहा है। किंतु उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकट के निवारण की कसौटी लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही है। नेतृत्व वर्ग की सफलताओं और विफलताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र की एक प्रबल कमी कही जा सकती है। खंडित जनादेश के बूते कभी भी स्थिरता की कल्पना बेमानी है। गठबंधन की सरकारें की सारी ऊर्जा अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को खुश करने में ही व्यय हो जाती है और देश विकास के बदले विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। मनुवादी व्यवस्था को प्रबल विरोधी पार्टियां जब उसी के समर्थकों से हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज होती हैं, तो लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य भी शक के घेरे में आ जाता है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे देश में सत्ता परिवर्तन बिना किसी खून खराबे के हो जाता है। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में सहनशीलता की भावना पल्लवित हो रही है। अधिकांश राजनीतिक दल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। मोटे तौर पर विदेश नीति के मामले में भी आम सहमति बनती दिख रही है। पहले लोकतंत्र की अध्यक्षीय प्रणाली को बात कुछ राजनीतिक दल करते थे, किंतु अब संसदीय लोकतंत्र पर ही मतैक्य हैं। जनता अपनी शक्ति को पहचानने लगी है तथा चुनावों के समय बिजली, सड़क, पेयजल, रोजगार आदि के प्रश्न पर खुलकर चर्चा करती है। राष्ट्र निर्माण और विकास की बात करने के लिए राजनीतिक दल विवश किए जा रहे हैं। अतः स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत में न सिर्फ एक शासन प्रणाली को जन्म दिया है, बल्कि
एक नए समाज और संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पैरा संसद द्वारा मार्च 2004 में 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ ही इस अनुसूची में अब कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। जोड़ी गई 4 नई भाषाएं हैं बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। सरकार द्वारा इन 4 भाषाओं को यह सम्मान देने के साथ ही कुछ अन्य भारतीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उक्त चारों भाषाओं को संविधान के 100वें संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार अब इन चारों भाषाओं को भी संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी और इन भाषाओं और इनके साहित्य के विकास के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई संविधान की 8वीं अनुसूची का आकार समय समय पर बढ़ाए जाने की नीति केंद्र सरकारों ने अपनाई है। 1950 में संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। सन 1967 में इस अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा भी जोड़ दी गई। सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संसद ने अनुमति दे दी। इस प्रकार 1992 तक कुल 18 भाषाएं इस अनुसूची में शामिल थीं, जिनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इसके अलावा अभी 30 से ज़्यादा भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग हो रही है। उम्मीद है देर सवेर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र इन भाषाओं को भी इसमें जगह मिल जाएगी, परंतु ज़रूरत है इन भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के औचित्य और उद्देश्य पर विचार करने की। पैरा आज़ादी के समय देश में 16 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थीं, जिससे संविधान निर्माताओं के सामने इनमें से कुछ भाषाओं को शासकीय पत्राचार का माध्यम चुनने की समस्या थी। इसलिए 14 ऐसी भाषाओं को चुनकर उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिन्हें 91% लोग आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल होने के साथ ही सरकार द्वारा इन भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्य बात यह है कि इन भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में एक माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। दूसरे, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं और उनके साहित्य के विकास के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। स्टॉप।